जी, हमारा आज का टॉपिक है कंपार्टमेंट कार्पल टनल सिंड्रोम है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम और मस्कुलर डिस्ट्रोफीज। ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं कार्पल टनल सिंड्रोम। Carpal tunnel syndrome, a painful condition of hand and fingers caused by compression of a major nerve where it passes over the carpal bone through a passage at the front of the wrist। ठीक है, इसमें क्या होता है कि ये एक पेनफुल कंडीशन है हैंड्स एंड फिंगर के लिए, कॉज्ड बाय द कंप्रेशन, एक मीडियन नर्व जो कि एक टनल से पास हो रही होती है जिसको कार्पल टनल बोला जाता है, यानी कार्पल बोन्स के सामने से ये गुजर रही होती है। ठीक है, और वहाँ पे एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम की वजह से एक टनल सा बंध जाता है। ठीक है, जिस टनल के थ्रू ये पास कर रही होती है, अगर उसकी कंप्रेशन हो, उस कंप्रेशन की वजह से हैंड और फिंगर्स में पेन फील होगा। ठीक है, स्पेस बिटवीन कार्पल बोन्स एंड फ्लेक्सर रेटिनोकुलम, ये जो टनल है ये किसी का भी होगा, जो कार्पल बोन्स होती हैं, रिस्ट की बोन्स को कार्पल बोन्स बोलते हैं। ठीक है, रिस्ट की जो बोन्स है उनके दरमियान और फ्लेक्सर रेटिनोकुलम एक होगा, और इन दोनों के दरमियान में एक टनल बना होता है, एक पाथवे बना होता है, यहाँ से ये नर्व पास होके जा रही होती है। ठीक है, अगर किसी वजह से उस नर्व की कंप्रेशन होगी तो उस कंडीशन की वजह से हैंड्स और फिंगर में पेन होगी। ठीक है, उस कंडीशन को कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम देते हैं। कंप्रेशन ऑफ द मीडियन नर्व, किस नर्व की कंप्रेशन होती है? मीडियन नर्व की। सेंसरी लॉस एंड मोटर लॉस, मोटर वीकनेस, इसमें सेंसरी लॉस हो सकता है और मोटर वीकनेस हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। ये देखिए, ये हमारे रिस्ट जॉइंट है। ठीक है, रिस्ट जॉइंट किस चीज़ से मिलकर बना होता है? कार्पल बोन्स के साथ। ठीक है, कार्पल बोन्स और उसके ऊपर ये एक फ्लेक्सर रेटिनोकुलम होता है, यहाँ से यहाँ तक ये एक रेटिनोकुलम होता है, उस और नीचे से उसके एक पाथवे होता है, यहाँ से ये मीडियन नर्व पास कर रही होती है। ठीक है, नॉर्मली तो कोई ऐसा इशू नहीं होता, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है कि इस नर्व के ऊपर इस जगह पे कंप्रेशन आना स्टार्ट हो जाती है। कंप्रेशन की वजह से वही स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। ठीक है, जब स्पेसिफिक साइन एंड सिम्टम्स आएंगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम होगी उसको कार्पल टनल सिंड्रोम का नाम देते हैं। ये क्या क्या चीज़ें गुजर रही हैं उनको मेंशन किया। ये क्या चीज़ है? मोटर ब्रांच टू द फर्स्ट सेकंड वेंट्रिकल। ठीक है, ये कौन सी है? रिकरेंट थिनार ब्रांच, ये थिनार मसल होते हैं, थिनार। उसके बाद इसके नीचे जो होते हैं ये हाइपोथिनार होते हैं। पामर कुटेनियस सेंसरी ब्रांच, ये वाली पाम की कुटेनियस सेंसरी ब्रांच है, सब कुटेनियस टिश्यूज की सेंसरी ब्रांच। ये कार्पल टनल है। ठीक है, जहाँ से मीडियन नर्व पास कर रही होती है। ये क्या है? डिजिटल सेंसरी ब्रांचेज हैं, यानी कि फिंगर्स के लिए सेंसरी ब्रांच है। ये देखें, एंटीरियर और पोस्टीरियर में पामर कुटेनियस ब्रांच की सप्लाई कहाँ तक है? पामर कुटेनियस का कलर आप देखते हैं तो कलर से आपको आइडिया हो जाएगा कि पामर कुटेनियस कहाँ तक सप्लाई कर रही है। ये वाला जो एरिया है ये पामर कुटेनियस ब्रांच का है। ठीक है, पामर कुटेनियस ब्रांच, ये वाली जो ब्रांच आ रही है। उसके बाद है पामर डिजिटल ब्रांच। ठीक है, जो पामर डिजिटल ब्रांच है उसका एरिया कौन सा है? ये फर्स्ट टू फिंगर्स, ठीक है, थंब को छोड़ने के बाद, और जो थर्ड फिंगर है उसका, थर्ड फिंगर और जो रिंग फिंगर है उसका हाफ, जो हाफ होता है वो अल्नर नर्व सप्लाई करती है। ये वाला जो हाफ है इसको अल्नर नर्व ने सप्लाई करना है, ये। ठीक है, ये वाला जो हाफ है इसको पामर कुटेनियस ब्रांच सप्लाई करेगी। और उसके बाद है पामर इसको पामर डिजिटल ब्रांच सप्लाई करेगी। हैंड की बैक साइड पे ये वाला एरिया होगा, इस एरिया तक क्या होगा? पामर डिजिटल ब्रांच उसको सप्लाई करेगी। नर्व सप्लाई का पता चल गया कि किस किस जगह तक किस किस नर्व की सप्लाई होगी। यस सर। इसकी अब एटियोलॉजी क्या है? कार्पल टनल सिंड्रोम होता क्यों है, इसकी वजह क्या है? लोकल एंड सिस्टेमिक फैक्टर्स हो सकते हैं। ठीक है, या तो कोई लोकल प्रॉब्लम चल रही हो, ठीक है, उस वजह से हो सकता है। लोकल प्रॉब्लम कौन सी हो सकती है? टेंडिनोसिस। टेंडिनोसिस का क्या मतलब है? साइनोवियल थिकनेस एंड स्कारिंग इन द टेंडन शीथ। जो साइनोवियल जॉइंट के दरमियान में जो साइनोवियल मेम्ब्रेन है या कैविटी है उसकी अगर थिकनेस हो जाए, उसकी वजह से कार्पल टनल में मौजूद जो मीडियन नर्व है उसके ऊपर कंप्रेशन हो सकती है। या स्कारिंग इन द टेंडन शीथ, या टेंडन शीथ की स्कारिंग हो जाए। ठीक है, उसी का पे स्कार बन जाए। स्कार जो होते हैं वो
फ्लेक्सिबल टिश्यूज़ नहीं होते, यानी कि उनमें कोई फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती। तो अगर उस जगह पे स्कार बनेंगे तो वो मीडियन नर्व को कंप्रेस करेंगे, उस वजह से प्रॉब्लम आ सकती है, उस वजह से कार्पल टनल सिंड्रोम के फीचर्स आ सकते हैं। इसको बोलते हैं टेंडिनोसिस। उसके बाद है टेंडिनाइटिस। आइटिस का मतलब होता है इन्फ्लेमेशन किसी भी चीज़ की, इरिटेशन, इन्फ्लेमेशन एंड स्वेलिंग ऑफ द टेंडन। अगर कार्पल टनल सिंड्रोम जिस जगह से गुजर रहा है, उस जगह पे जो टेंडन गुजर रही है, अगर उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, ठीक है, उसकी इन्फ्लेमेशन इरिटेशन की वजह से उसकी इन्फ्लेमेशन हो जाए, तो वहाँ पे वो जगह जो होगी, वो टेंडन जो होगी वो स्वेल हो जाएगी। जब वो स्वेल हो जाएगी तो वो मीडियन नर्व को कंप्रेस करेगी। जब कंप्रेस करेगी तो यही सेम फीचर्स आएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ रही है? टेंडिनोसिस और टेंडिनाइटिस से क्या मतलब है? Yes, sir. समझ सर। Swelling in the wrist area due to fall or blow to the wrist with or without carpal or distal radius fracture। अगर रिस्ट के एरिया पे स्वेलिंग आ जाए किस वजह से, या तो फॉल की वजह से या ब्लॉक की वजह से, यानी कि रिस्ट के ऊपर किसी ने किस चीज़ के साथ हिट किया है या कोई चीज़ आके हिट हुई है रिस्ट जॉइंट के ऊपर, तो उसकी वजह से कार्पल टनल जो कार्पल बोन्स हैं उनके फ्रैक्चर, या डिस्टल रेडियस के फ्रैक्चर के साथ और उसके बगैर, यानी कि या तो कार्पल बोन्स का फ्रैक्चर होगा, अगर नहीं भी होगा तो भी ये वाला कार्पल टनल सिंड्रोम के फीचर्स आ सकते हैं। उसके अलावा रेडियस का अगर फ्रैक्चर होगा, यानी कि अगर तो फ्रैक्चर होगा तो उसकी वजह से इन्फ्लेमेशन होगी, ठीक है, इन्फ्लेमेशन की वजह से उस जगह पे कंप्रेशन आ सकती है। अगर नहीं भी होगा, उस जगह पे चोट लग गई है, या बंदा जो भी पेशेंट है वो गिरा है, ठीक है, गिरने की वजह से उस जगह पे थोड़ी बहुत जो होगी चोट लगी, तो उसकी वजह से क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी। इन्फ्लेमेशन जब भी होगी तो वो क्या करेगी, कंप्रेस करेगी मीडियन नर्व को। जब भी कंप्रेशन होगी उसकी वजह से वही फीचर आएंगे। कार्पल डिसलोकेशन, अगर कार्पल बोन्स जो हैं उनमें से कोई बोन डिसलोकेट होगी, अपनी जगह से डिसलोकेट होगी, अपनी नॉर्मल जगह से अपनी जो पोजीशन है नॉर्मल पोजीशन से हट जाएगी, तो उसकी वजह से भी क्या होगा, इन्फ्लेमेशन होगी, और इन्फ्लेमेशन से वही सेम फीचर्स आएंगे। उसके अलावा जो सिस्टेमिक फीचर्स हैं उसमें रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो सकता है, प्रेगनेंसी के अंदर ये वाली फीचर्स आ सकती हैं, हाइपोथायरॉयडिज्म के अंदर आ सकती हैं, और पेशेंट हु इज़ ऑन डायलिसिस, ठीक है, उनके अंदर कार्पल टनल सिंड्रोम हो सकता है। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन है? No, sir. उसके बाद है इसकी मैनेजमेंट। कार्पल टनल सिंड्रोम अगर हो गया है तो उसको मैनेज कैसे करना है? सर्जिकल मैनेजमेंट में डिकम्प्रेशन है, ठीक है, उसकी डिकम्प्रेशन कैसे करेंगे, उस फ्लेक्सर रेटिनाकुलम को हम कट करेंगे, तो कट करने से क्या होगा, उसको डिकम्प्रेस कर देंगे। स्कार टिश्यू इज एक्साइज्ड, अगर टेंडिनोसिस की वजह से उस जगह पे स्कार बन गया है तो उन स्कार टिश्यूज़ को हम एक्साइज कर देंगे। जब उन स्कार टिश्यूज़ को हम एक्साइज करेंगे तो उसके ऊपर जो कंप्रेशन है वो ख़त्म हो जाएगी, और उसके जो फीचर हैं, उसके जो सिम्टम्स हैं वो नहीं रहेंगे, ठीक है। उसके अलावा पोस्ट ऑपरेटिव एक्सरसाइज इफ रिस्ट्रिक्शन ऑफ मसल वीकनेस, जब ऑपरेशन हो जाएगा, ठीक है, अगर सर्जिकल डिकम्प्रेशन की है तो उसके बाद क्या है कि एक्सरसाइज करवानी है पेशेंट को। स्पेसिफिक मूव्स होती हैं, वो पेशेंट को बताना है कि ये वाली मूव्स करें, ठीक है। उससे क्या होगा कि मसल रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी, मसल स्टिफनेस नहीं होगी, मसल वीकनेस नहीं होगी। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। उसके बाद है कंपार्टमेंट सिंड्रोम, सेकंड जो हमारा आज का हेडिंग है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज अ पेनफुल कंडीशन दैट अकर्स व्हेन प्रेशर विद इन द मसल बिल्ड्स टू डेंजरस लेवल, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होता है कि जब मसल के डिफरेंट एरियाज के अंदर अगर जो प्रेशर है वो डेंजरस लेवल तक बिल्ड अप हो जाए। दिस प्रेशर कैन डिक्रीज द ब्लड फ्लो which prevents nourishment and oxygen from reaching nerve and muscle cells। जब मसल के अंदर प्रेशर बिल्डअप होगा तो वो प्रेशर क्या करेगा, ब्लड वेसल्स के ऊपर भी प्रेशर डालेगा। जब ब्लड वेसल के ऊपर प्रेशर आएगा तो ब्लड वेसल्स क्या होंगी, कंप्रेस हो जाएंगी। जब ब्लड वेसल कंप्रेस होगी तो ब्लड सप्लाई टू द नर्व्स एंड मसल टिश्यूज विल डिक्रीज। जब ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी नर्व्स को और मसल टिश्यूज को, तो उसकी वजह से सीवियर पेन होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। Yes, sir. जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम है इसके, इट इज़ अ कंडीशन इन विच इंक्रीज्ड प्रेशर विद इन वन ऑफ द बॉडीज कंपार्टमेंट रिजल्ट इन insufficient blood supply to the tissue within that space। There are two main types, acute and chronic। इसकी दो टाइप्स होती हैं, एक तो acute कंपार्टमेंट सिंड्रोम है और दूसरी chronic कंपार्टमेंट सिंड्रोम है।
द लेग और आर्म इज मोस्ट कॉमनली इन्वॉल्व, इसमें मोस्टली जो इन्वॉल्व होती है वो लेग होती है, ठीक है, और सेकंड मोस्ट कॉमन होता है आर्म, ठीक है। During compartment syndrome, there is increased intracompartmental pressure in the interstitium over its capillary perfusion pressure due to accumulation of necrotic debris and hemorrhage, especially hemorrhage secondary to the fracture। जो कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है इसमें क्या होगा कि इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर यानी कि मसल के एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर जो प्रेशर होगा वो इंक्रीज होगा। इंट्रा कंपार्टमेंटल जो प्रेशर है वो इंक्रीज होगा। किस वजह से इंक्रीज हो सकता है? या तो सेलुलर डेब्रिश यानी कि जो डेड टिश्यूज हैं उनके एकमुलेट होने की वजह से, या उस जगह पे अगर कोई चोट लगी है तो उस जगह पे जब ट्रॉमा हुआ है, ट्रॉमा की वजह से अगर ब्लड इकट्ठा हो रहा है, ब्लड इकट्ठा होके हीमाटोमा बनाएगा और वो नियर बाय जो वेसल्स हैं उनके ऊपर प्रेशर डालेगा। जब प्रेशर डालेगा तो उन ब्लड वेसल्स का जो ल्यूमन है वो कंप्रेस हो जाएगा। कंप्रेस हो जाएगा तो डिस्टल एरिया को ब्लड फ्लो नहीं जा सकेगा, ठीक है। उसके अलावा ये वाली कंडीशन यूजुअली किस में होती है? फ्रैक्चर में, ठीक है। अगर लोअर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया या अपर लिम्ब का फ्रैक्चर हो गया, जब फ्रैक्चर होगा तो उस जगह पे ब्लीडिंग होगी, ठीक है, स्किन के अंदर ब्लीडिंग होगी। जब ब्लीडिंग होगी तो हीमाटोमा बनेगा। हीमाटोमा बनेगा तो वो साइड वाली जो टिश्यूज़ हैं उनको कंप्रेस करेगा, जिसमें ब्लड वेसल्स भी आ जाएंगे। जब ब्लड वेसल्स के ऊपर कंप्रेशन होगी तो वो आगे टिश्यूज़ और नर्व्स तक, मसल टिश्यूज़ और नर्व तक ऑक्सीजन और जो खुराक की सप्लाई है उसको नहीं पहुंचा सकेंगे। जब उन टिश्यूज़ डिप्राइवेशन ऑफ ऑक्सीजन होगी टिश्यूज़ को, उस वक्त क्या होगा? सीवियर पेन होगी। समझ आ रही है कंपार्टमेंट सिंड्रोम की? जी सर। Any condition that result in an increased in compartment content or reduction in a compartment's volume can lead to the development of an acute compartment syndrome। कोई भी ऐसी कंडीशन जिसमें ये हो कि कंपार्टमेंट के अंदर यानी कि मसल के स्पेसिफिक एरिया के अंदर क्या हो कि इंक्रीज इन कंपार्टमेंट कंटेंट और रिडक्शन इन अ कंपार्टमेंट्स वॉल्यूम, या तो कंपार्टमेंट का जो वॉल्यूम है उसको रिड्यूस किया जाए। जब कंपार्टमेंट का वॉल्यूम रिड्यूस होगा दैट मीन्स उस जगह पे कोई चीज़ एक्यूमुलेट हो रही है, या उस कंपार्टमेंट के अंदर कोई चीज़ एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाए। जिस वक्त कोई भी ऐसा कंटेंट उस जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाएगा, कौन सा कंटेंट उस जगह पे एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो सकता है? पस फॉर्मेशन हो सकती है। पस फॉर्मेशन इतनी जल्दी नहीं होगी एक्यूट के अंदर। इसमें क्या होगा? कोई भी ट्रॉमा हुआ है, ठीक है, ट्रॉमा या फ्रैक्चर हुआ है तो उसकी वजह से उस जगह पे ब्लड इकट्ठा हो सकता है, ठीक है, डेड सेल्स इकट्ठे हो सकते हैं। जब डेड सेल्स या ब्लड इकट्ठा होगा तो साइड वाले टिश्यूज पे वही कंप्रेशन करेगा, उसके साइन एंड सिम्टम्स आएंगे। अगर यानी कि विद इन 1 और 2 डेज सिम्टम्स आ रहे हैं वो एक्यूट हो जाएगा। When pressure is elevated, capillary blood flow is compromised। जिस वक्त प्रेशर एलिवेट होगा कैपिलरीज का ब्लड फ्लो जो होगा वो कंप्रोमाइज होगा। एडिमा ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू विद इन द कंपार्टमेंट फर्दर रेज द इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर। जिस वक्त कैपिलरीज का प्रेशर एलिवेट होगा उस जगह पे फर्दर एडिमा होगा, ठीक है। कैपिलरीज से जो ब्लड है वो ऊज आउट होगा, ब्लड तो नहीं ऊज आउट होगा, फ्लूइड ऊज आउट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा। तो उसकी वजह से क्या होगा? एडिमा होगा, और एडिमा की वजह से जो सिचुएशन होगी मजीद वर्स होगी। एडिमा ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू विद इन द कंपार्टमेंट further rises the intracompartmental pressure which compromises venous and lymphatic drainage of the injured area। तो जिस वक्त मजीद प्रेशर एलिवेट होगा उसके बाद क्या होगा? venous and lymphatic drainage will also compromise, ठीक है। pressure if further increased in a reinforcing vicious circle can compromise arterial perfusion leading to further tissue ischemia। अगर ये जो विश्व साइकिल है, विश्व सर्कल क्या चीज़ है कि यही अगर काम आगे चलता रहे, हीमाटोमा जो है वो अपने साइज में इंक्रीज होता रहे, या जो कैपिलरीज है वहाँ से ऊज आउट होके जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेस के अंदर इकट्ठा होता रहे, तो उससे क्या होगा? इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज होता जाएगा। जब इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर जो है वो इंक्रीज होता जाएगा, वो करते करते सबसे पहले जब इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज हुआ उसने कैपिलरीज को टारगेट किया, ठीक है। कैपिलरीज ने अपना जो काम करना था, अपने टारगेट टिश्यूज को जो उन्होंने ब्लड सप्लाई देनी थी वो जो है कंप्रोमाइज होगी। जब वो कंप्रोमाइज हुई उससे क्या हुआ? जो ब्लड फ्लो था वो रुक गया। जी कंप्रोमाइज हुआ, और जो उससे जो फ्लूइड था वो ऊज आउट होकर इंटरस्टिशियल स्पेस में आना स्टार्ट हो गया, और सिचुएशन थोड़ी मजीद वर्स होती गई। जब मजीद वर्स हुई तो उसकी वजह से क्या हुआ कि वीनस ड्रेनेज और
लिम्फेटिक ड्रेनेज वो कंप्रोमाइज होगी, ठीक है। अब अगर उस चीज़ को हमने ट्रीट नहीं किया और वो आगे मज़ीद ये वाला सर्कल आगे चलता रहा, ठीक है, तो करते करते जो प्रॉब्लम है वो आर्टेरियोलर परफ्यूजन तक पहुंच जाएगी, ठीक है। कैपिलरीज से पहले होते हैं आर्टेरियोल्स, ठीक है, तो ये आर्टेरियोल्स परफ्यूजन तक उनको कंप्रोमाइज करना स्टार्ट कर देगी, लीडिंग टू द फर्दर टिश्यू इस्कीमिया। जब आर्टेरियोल्स तक पहुंच जाएगी तो उस इससे क्या होगा, जो टिश्यू इस्कीमिया होगा वो फर्दर डिटेरियोरेट होगा, पेशेंट की कंडीशन मजीद ज़्यादा वर्स होगी, ठीक है। इज दैट क्लियर? जी सर। Symptoms of acute compartmental syndrome can include severe pain, poor pulses, decreased ability to move, numbness or a pale color of the affected limb, ठीक है। कंपार्टमेंट सिंड्रोम में क्या होगा कि सीवियर पेन होगी पेशेंट को, पेशेंट पेन से चिल्लाएगा, ठीक है। उसके अलावा पुअर पल्सिस, अगर आप उस लिम्ब के अंदर फॉर एग्जांपल राइट लोअर लिम्ब है या लेफ्ट लोअर लिम्ब है या अपर लिम्ब है, कोई भी हो, उसकी अगर आप पल्स चेक करने की कोशिश करेंगे तो उसकी पल्सिस बहुत पुअर होंगी, वीक होंगी, ठीक है। डिक्रीज एबिलिटी टू मूव, उस लिम्ब को जब आप मूव करने की कोशिश करेंगे पेशेंट को सीवियर पेन होगी और पेशेंट मूव नहीं कर सके। क्यों? एक तो नर्व की ब्लड सप्लाई भी कंप्रोमाइज़ हुई है, दूसरे नंबर पे टिश्यूज़ इस्कीमिया हो रहा है, ठीक है। पेशेंट को पेन है, पेन की वजह से पेशेंट अपने जो लिम्ब हैं उसको मूव करने से रिलेक्टेंट होगा, मूव करने से मना करेगा, ठीक है। उसके अलावा नंबनेस जिस वक्त नर्व की ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो उस जगह पे नंबनेस होगी। और उसके अलावा जब भी नर्व की कंप्रेशन होती है, कंप्रेशन की वजह से भी नंबनेस होती है। और अ पेल कलर ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब, जिस वक्त ब्लड सप्लाई डिक्रीज होगी तो जो लिम्ब का कलर होगा वो पेल हो जाएगा। इज दैट क्लियर? Yes, sir. यस सर। It is most commonly due to physical trauma such as bone fracture or crush injury. ये वाला जो प्रॉब्लम है मोस्ट कॉमनली कब होता है? बोन फ्रैक्चर में हो सकता है या क्रश इंजरी में हो सकता है। इट कैन आल्सो अकर आफ्टर ब्लड फ्लो रिटर्न्स फॉलोइंग अ पीरियड ऑफ पुअर ब्लड फ्लो, ठीक है। अगर किसी जगह पे काफ़ी टाइम से जो ब्लड फ्लो था वो पुअर था, अचानक से उसी का कि ब्लड सप्लाई जब इंक्रीज होगी तो उसको हैंडल नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो उसी की वजह से वो टिश्यूज़ में जाना स्टार्ट हो जाएगा, उस वजह से भी इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर इंक्रीज हो सकता है। मेन जो आप लोगों का कंसर्न है वो ये है कि फ्रैक्चर या क्रश इंजरी की वजह से जो इंट्रा कंपार्टमेंटल प्रेशर है वो इंक्रीज हो सकता है, ठीक है। इन क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम देयर इज जनरली पेन विद एक्सरसाइज, जब एक्सरसाइज करेगा उस वक्त पेशेंट को पेन होगी, यानी कि ये क्रोनिक की बात कर रहे हैं। अक्यूट में क्या है, अक्यूट में पेशेंट आएगा कि उस पेशेंट को फ्रैक्चर हुआ है और फ्रैक्चर होने के बाद पेशेंट का जो लिम्ब है वो स्वेल हो गया है, पेशेंट अपने लिम्ब को मूव नहीं कर रहा, पेशेंट कंप्लेन करेगा कि उसका जो लिम्ब है उसके ऊपर वो इस तरह फीलिंग आ रही है जैसे कीड़ियाँ दौड़ रही हैं, ठीक है। इस तरह की कंप्लेन के साथ आएगा, नंबनेस उसको बोलते हैं, ठीक है। ये है अक्यूट। क्रोनिक में क्या होगा कि देयर इज जनरली पेन विद एक्सरसाइज, जिस वक्त पेशेंट एक्सरसाइज करेगा उस वक्त उसको पेन होगी। अदर सिम्टम्स में इंक्लूड नंबनेस, इसमें भी नंबनेस मिल सकती है। सिम्टम्स टिपिकली रिजॉल्व विद रेस्ट, जब पेशेंट रेस्ट करेगा उस टाइम पे ये सिम्टम्स रिजॉल्व हो जाएंगी। अक्यूट और क्रोनिक में ये फ़र्क है, अक्यूट में सिम्टम्स रिजॉल्व नहीं होंगी रेस्ट करने के साथ, लेकिन क्रोनिक में जब पेशेंट रेस्ट करेगा उस वक्त उसकी जो सिम्टम्स होंगी वो रिजॉल्व हो जाएंगी। कॉमन एक्टिविटीज़ दैट ट्रिगर इट इंक्लूडिंग रनिंग एंड बाइकिंग, ये इस पेन को ट्रिगर कौन सी चीज़ें करेंगी? जब पेशेंट रनिंग करेगा या बाइक वगैरह चलाएगा उस टाइम पे जो पेन होगी वो इंक्रीज होगी। इट डज नॉट जनरली रिजल्ट इन परमानेंट डैमेज, ठीक है, इसकी वजह से परमानेंट डैमेज तो नहीं होगा। अदर कंडीशंस दैट मे प्रेजेंट सिमिलरली इंक्लूड स्ट्रेस फ्रैक्चर एंड टेंडिनाइटिस, इसमें जो दूसरी कंडीशंस हो सकती हैं या तो इसमें टेंडिनाइटिस हो सकती है, टेंडन की इन्फ्लेमेशन हो सकती है, या स्ट्रेस फ्रैक्चर हो सकते हैं, ठीक है। स्ट्रेस फ्रैक्चर किसमें होते हैं? मोस्टली ये सोल्जर्स होते हैं उनमें स्ट्रेस फ्रैक्चर होते हैं, ठीक है, जो बार बार अपने पाँव को उठा के ज़मीन पे मारते हैं, उसकी वजह से उनके जो बोन्स होती हैं उनके ऊपर स्ट्रेस इंक्रीज होगी, उसकी वजह से फ्रैक्चर हो सकते हैं, उनको स्ट्रेस फ्रैक्चर को। इज दैट क्लियर? जी सर। यस सर। थोड़ा बहुत समझ आ रही है या नहीं? सर पूरा पूरा समझ आ सर रहा आ रही है। उसके बाद है एक्यूट कंपार्टमेंटल सिंड्रोम इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग, अब उसके ट्रीटमेंट की हम बात कर रहे हैं। इज़ अ मेडिकल इमरजेंसी रिक्वायरिंग इमीडिएट सर्जिकल ट्रीटमेंट नोन एज फैशियोटोमी। इसमें क्या है कि इसमें इमीडिएट
क्या करेंगे, सर्जिकल ट्रीटमेंट करेंगे कि उस ट्रीटमेंट का नाम क्या है, फेशियोटोमी। फेशिया को कट करेंगे टू अलाउ द प्रेशर टू रिटर्न टू द नॉर्मल। फेशिया को कट करके हम प्रेशर को रिलीज करेंगे। जिस वक्त प्रेशर को रिलीज करेंगे प्रेशर दोबारा नॉर्मलाइज होगा, तो उस जगह की जो ब्लड फ्लो होगा वो नॉर्मलाइज होगा। although only one compartment is affected, fasciotomy is done to release all compartments। ठीक है, अगर सिर्फ और सिर्फ एक कंपार्टमेंट भी अफेक्टेड हो तो फिर भी जो फेशियोटोमी है वो दूसरे कंपार्टमेंट्स की भी करनी पड़ेगी, अदरवाइज एक कंपार्टमेंट से ये दूसरे कंपार्टमेंट में जाकर प्रेशर को इंक्रीज करेगा। ठीक है, जी सर। उसके बाद क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम इन द लोअर लेग कैन बी ट्रीटेड कंजर्वेटिवली और सर्जिकली। जो क्रोनिक कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसको कंजर्वेटिवली भी मैनेज किया जा सकता है विद पेन किलर्स, ठीक है, और सर्जिकली भी मैनेज किया जा सकता है। कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट इंक्लूड्स रेस्ट, एंटी इन्फ्लामेटरी एंड मैनुअल डिकम्प्रेशन। ठीक है, इसको मैनुअली डिकम्प्रेस किया जा सकता है। ठीक है, उसके अलावा इसमें एंटी इन्फ्लामेटरी एनसिड्स दिए जा सकते हैं। ठीक है, एनसिड्स के अलावा इसमें क्या है कि रेस्ट की जा सकती है, रेस्ट के बाद भी पेशेंट बेटर हो जाएगा। एलिवेशन ऑफ द अफेक्टेड लिम्ब इन पेशेंट्स विद कंपार्टमेंट सिंड्रोम इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। जिस पेशेंट के अंदर कंपार्टमेंट सिंड्रोम है उसमें कभी भी जो लेग है उसकी एलिवेशन नहीं करवाते। क्यों? उसमें पेशेंट की ऑफकोर्स जो लेग होगी वो स्वेल अप होगी। ठीक है, तो नॉर्मल जो एडिमा होता है उसमें क्या करवाते हैं, पेशेंट को कहते हैं कि इसके जो लेग्स हैं उनको एलिवेट रखें तो एडिमा जो है वो कम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये वाला जो एडिमा है ये इस वजह से, ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से, अगर हम इसको इस तरह करेंगे तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो वर्स हो जाएगी। एज दिस लीड्स टू डिक्रीज वस्कुलर परफ्यूजन। इससे क्या होगा, पहले ही उस जगह की ब्लड सप्लाई जो है वो कंप्रोमाइज है। जब हम लिम्फ को एलिवेट कर देंगे तो हार्ट को उस एरिया तक ब्लड पहुंचाने के लिए मजीद काम करना पड़ेगा। ठीक है, और उस एरिया में ग्रेविटी की वजह से जो ब्लड फ्लो होगा मजीद कम हो जाएगा। पहले ही उसकी कंपार्टमेंट सिंड्रोम की वजह से, कंप्रेशन की वजह से ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज है। जब हम ग्रेविटी के अगेंस्ट ब्लड को जाना पड़ेगा तो ब्लड सप्लाई मजीद कंप्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो उसकी वजह से जो प्रॉब्लम है वो मजीद वर्स होगी। Decrease vascular perfusion of the affected region. Ideally, the affected limb should be positioned at level of heart. जो आइडियल सिचुएशन है वो ये है कि जो लिम्ब है उसको हार्ट की पोजीशन पे रखना चाहिए। जिस पोजीशन पे आपका हार्ट है, फॉर एग्जांपल स्ट्रेट जो बेड है उसके ऊपर पेशेंट को उठाना चाहिए। इज दैट क्लियर? यस सर। उसके बाद है मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या चीज़ है, इज अ ग्रुप ऑफ मसल डिजीज that result in increasing weakening and breakdown of skeletal muscles over time। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, मसल वीकनेस आ सकती है। ठीक है, और उसके अलावा ब्रेकडाउन ऑफ स्केलेटल मसल्स आ सकती है। द डिसऑर्डर्स डिफर इन विच मसल्स आर प्राइमरीली अफेक्टेड। डिसऑर्डर्स जो है वो डिफर हो सकता है, एक दूसरे से मुख्तलिफ हो सकते हैं। किस चीज़ में मुख्तलिफ हो सकते हैं? विच मसल आर प्राइमरीली अफेक्टेड, कौन सा मसल प्राइमरीली अफेक्टेड है उसकी बेसिस पे। द डिग्री ऑफ वीकनेस, कितनी वीकनेस है, कितना मसल जो है वो वीक है, उसकी बेसिस पे जो डिसऑर्डर डिफर हो सकता है। हाउ फास्ट द वर्सन, जो प्रॉब्लम है वो कितनी जल्दी से वो बिगड़ रही है। ठीक है, जो स्लोली उसमें कोई चेंज आ रही है या अचानक से पेशेंट को वीकनेस स्टार्ट हो गई है। एंड व्हेन सिम्टम्स बिगिन, और जो सिम्टम्स हैं, जो अलामत हैं वो कब स्टार्ट हुए, यानी कि इन चीज़ों की बेसिस पे जो प्रॉब्लम है वो डिफर हो सकती है। इज दैट क्लियर? यस सर। मैनी पीपल विल इवेंचुअली बिकम अनएबल टू वॉक। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी की वजह से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बाद में वॉक भी नहीं कर सकते। ठीक है, मसल प्रॉब्लम की वजह से। टाइप्स ऑफ मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, कौन कौन सी मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो सकती हैं? डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ठीक है, और उसके अलावा बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। जो डुशेन्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको ट्रंकेटेड डिस्ट्रॉफियन प्रोटीन भी बोलते हैं, और जो बेकर्स मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है उसको पार्शियली फंक्शनल डिस्ट्रॉफियन भी बोलते हैं। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल डुशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ऑकवर्ड मैनर ऑफ वॉकिंग, स्टेपिंग और रनिंग। इसमें जो पेशेंट का चलने का जो तरीका होता है बड़ा ऑकवर्ड किस्म का होता है।
वॉकिंग, स्टेपिंग होता है कि जिस तरह डांस कर रहा होता है ना, दोनों पाँव उठा के अजीब से तरीके से चलना, अजीब से तरीके से भागना। पेशेंट टेंड्स टू वॉक ऑन देयर 4 फीट। पेशेंट कोशिश करेगा कि वो अपने पाँव के जो अगले हिस्से हैं ना, यानी कि जो पाँव के जो टोज हैं, टोज के ऊपर चलने की कोशिश करेगा। बिकॉज ऑफ एन इंक्रीज्ड काफ मसल टोन। क्यों ऐसा करेगा? क्योंकि जो काफ मसल है उसकी टोन जो है वो इंक्रीज होती है। आल्सो टो वॉकिंग इज अ कंपनसेटरी अडाप्टेशन टू नी एक्सटेंसर वीकनेस। ये एक कंपनसेटरी अडाप्टेशन होती है पेशेंट की, क्योंकि जो उसके नी एक्सटेंसर है वो वीक होते हैं। इज दैट क्लियर? यानी कि Yes, पेशेंट sir. के चलने के तरीके से आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। फ्रीक्वेंट फॉल्स, ठीक है, इसमें क्या होगा, पेशेंट बार बार गिर जाएगा। एक तो वो चलेगा, जो फीट है उसका जो फीट की जो फ्रंट वाली जो साइड है, उंगलियां, उनके ऊपर चलने की कोशिश करेगा, बार बार गिरेगा, ठीक है। उसके अलावा फटीग, थकावट होगी, डिफ़िकल्टी विद मोटर स्किल्स, रनिंग, होपिंग, जंपिंग, ठीक है। वो जो फास्ट एक्टिविटीज़ हैं वो परफॉर्म नहीं कर सकेगा, ठीक है, ना जंप कर सकेगा, रन नहीं कर सकेगा, ठीक है। ये देखिए, ये उसके उठने का तरीका है, ठीक है। और इस तरह वो पाँव को उठा के फिर चलेगा। इसको बोलते हैं ग्रोवर्स साइन। ये वाला जो है ग्रोवर्स साइन। A positive Grover sign reflects the more severe impairment of the lower extremities muscle. जो ग्रोवर साइन अगर पॉजिटिव हो, उसमें क्या होगा, जो लोअर एक्सट्रीमिटीज के मसल की इम्पेयरमेंट को वो शो करेगा। चाइल्ड हेल्प हिमसेल्फ टू गेट अप विद अपर एक्सट्रीमिटीज। जो चाइल्ड होगा वो अपने आप को अपर एक्सट्रीमिटीज की मदद से उठाने की कोशिश करेगा। उसका जो प्रॉब्लम है वो लोअर लिम्ब के अंदर है, ठीक है। ग्रोवर साइन में जो प्रॉब्लम होता है वो लोअर लिम्ब के अंदर होता है। जो पेशेंट होगा, वो चाइल्ड होगा, वो अपने अपर लिम्ब की मदद से उठने की कोशिश करेगा। फर्स्ट बाय रेजिंग टू स्टैंड ऑन हिज आर्म। पहले नंबर पे इस तरह अपने आर्म्स के ऊपर स्टैंड अप होने की कोशिश करेगा, ठीक है। एंड नीज, एंड देन वॉकिंग हिज हैंड्स अप हिज लेग्स टू स्टैंड अपराइट, ठीक है। उसके बाद वो अपने हैंड्स को इस तरह प्लेस करेगा। हैंड्स को इस तरह प्लेस करने के बाद, यानी कि ये देखिए, पहले नंबर पे उसने अपने जो अपर लिम्स हैं उनकी मदद से अपने आप को इस पोजीशन में किया कि वो उठ सके। उसके बाद अपने जो हैंड्स होंगे उनको अपने नी के ऊपर रखेगा, ठीक है। इस तरह रुकू वाली जो पोजीशन है उसमें आएगा, आहिस्ता आहिस्ता वो सीधा होगा। यानी कि वो डायरेक्टली जो जैसा कि एक नॉर्मल बेबी या एक नॉर्मल पर्सन उठ सकता है, उस तरह वो उठ नहीं पाएगा, ठीक है। क्यों नहीं उठ पाएगा? बिकॉज ऑफ लोअर लिम्ब मसल वीकनेस। इज दैट क्लियर? ये पूरा दिखाया गया है कि पहले किस तरह कैसे कैसे वो उठेगा। इसको बोलते हैं ग्रोवर साइन पॉजिटिव। अगर पे जो बच्चा है वो इस तरह उठने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, उसको बोलते हैं ग्रोवर साइन पॉजिटिव। इज दैट क्लियर? Clear, Yes, sir. sir. Affected child usually tire more easily and have less overall strength than their peers। यानी कि वो अपनी उम्र के दूसरे बच्चों की निस्बत एक तो इजीली फटीगेबल हो जाएगा, इजीली उसको थकावट हो जाएगी, ठीक है। और दूसरे नंबर पे अपने एज के जो उसके दूसरे बच्चे हैं उनकी निस्बत वो वीक होगा। Creatinine kinase CPK-MM level in the bloodstream are extremely high। यानी कि ये वाला जो एंजाइम है ये उस वक्त रेज होगा जिस वक्त मसल ब्रेक डाउन हो रही होती है, ठीक है। MB होता है हार्ट के लिए, MM होता है मसल के लिए। क्रेटिनिन काइनेज लेवल इन द ब्लड स्ट्रीम आर एक्सट्रीमली हाई। ब्लड के अंदर इसका लेवल एक्सट्रीमली हाई होगा, जो इस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि मसल की ब्रेक डाउन चल रही है, ठीक है, मसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो रहे हैं। एंड इलेक्ट्रोमायोग्राफी EMG shows that weakness is caused by destruction of muscle tissue rather than by damage to the nerve। अगर हम इलेक्ट्रोमायोग्राफी, एक टेस्ट है जो मसल पावर को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है, उसको बोलते हैं EMG, इलेक्ट्रोमायोग्राफी, ठीक है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी शो करेगा जो वीकनेस है वो मसल डिस्ट्रक्शन की वजह से है, मसल डिस्ट्रॉय हो रहा है, वीकनेस उस वजह से है, रेदर देन बाय डैमेज टू द नर्व। कुछ होता है उसमें हम अगर तो मसल अपनी जगह पे ठीक है, ठीक है, मसल की पावर ठीक है। दूसरा हम एक और टेस्ट करवाते हैं, नर्व कंडक्शन स्टडी, ठीक है।
नर्व कंडक्शन स्टडी से हमें पता चलता है कि नर्व जो है वो अपना काम प्रॉपरली कर रही है या नहीं कर रही है। अगर नर्व अपना काम प्रॉपरली कर रही है दैट मीन्स उसके बाद हम ईएमजी भी परफॉर्म करेंगे। ईएमजी से हमें पता चलेगा कि मसल अपना काम प्रॉपरली परफॉर्म कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा दैट मीन्स मसल में प्रॉब्लम है। अगर नर्व कंडक्शन स्टडी में नर्व कोई अपना काम नहीं कर रही तो उससे पता चलेगा कि नर्व में कोई इशू है। इलेक्ट्रोमायोग्राफी इसमें शो करेगी कि पेशेंट के जो मसल्स हैं वो प्रॉपरली कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो नर्व होती है वो बिल्कुल नॉर्मल होती है। जेनेटिक टेस्टिंग कैन रिवील जेनेटिक एरर इन द XP21 जीन। अगर हम जेनेटिक टेस्टिंग करेंगे, ठीक है, तो उससे हमें पता चलेगा कि इस पेशेंट के अंदर ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, ठीक है, ये जेनेटिक प्रॉब्लम है। इसमें XP21 जीन जो है उसमें एरर है, उसमें म्यूटेशन हुई है। अब मसल बायोप्सी, इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री और जेनेटिक टेस्ट, ठीक है, इसमें हम मसल बायोप्सी कर सकते हैं और उसके थ्रू हम इसके आगे मज़ीद स्टडी कर सकते हैं। इसमें इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री चेक कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ये हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मसल प्रॉब्लम है तो कैसे पता चलेगा कि मसल प्रॉब्लम है। पहले तो क्रेटिनिन काइनेज का हम लेवल चेक करेंगे। क्रेटिनिन काइनेज के बाद हम ईएमजी करवाएंगे। ईएमजी के बाद अगर दोनों चीज़ें पॉजिटिव हमको मिल गई हैं तो उसके बाद हमने क्या करवाना है, जेनेटिक टेस्टिंग करवानी है देखने के लिए कि आया कि ये वाला जो प्रॉब्लम है ये बाय डिफ़ॉल्ट है, बाय बर्थ है या एक्वायर्ड है, ठीक है। फिर उस प्रॉब्लम को अकॉर्डिंगली मैनेज किया जाएगा। ट्रीटमेंट कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स आया क्योंकि ये वाला प्रॉब्लम जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट है, इसमें कॉर्टिकोस्टेरॉइड देंगे, अपने इम्यून सिस्टम को हम सप्रेस करेंगे। उसके अलावा बीटा-2 एगोनिस्ट देंगे, ठीक है। उसके अलावा माइल्ड फिजिकल एक्टिविटीज सच एज स्विमिंग इज इनकरेज्ड। इसमें जो माइल्ड फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं उसको इनकरेज करेंगे ताकि जो मसल पावर है वो इंक्रीज हो। इनएक्टिविटी सच एज बेड रेस्ट कैन वर्सन द मसल डिजीज। अगर इनएक्टिव होगा पेशेंट तो उससे क्या होगा, जो डिजीज़ होगी वो वर्स होगी, डिजीज़ जो होगी वो मज़ीद बिगड़ेगी। फिजिकल थेरेपी इज़ हेल्पफुल टू मेंटेन मसल स्ट्रेंथ। फिजिकल थेरेपी जो फिजियोथेरेपी है वो मसल स्ट्रेंथ को मेंटेन करने में, उसको इंक्रीज करने में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी और फंक्शन को इम्प्रूव करने में हेल्प करती है इसमें, ठीक है। ऑर्थोपेडिक अप्लायंसेस such as braces and wheelchairs may improve mobility and the ability of for self care। इसमें जो ऑर्थोपेडिक की अप्लायंसेस है, ऑर्थोपेडिक में यूज़ जो होते हैं जो वाले इंस्ट्रूमेंट्स, जो ब्रेसेस वगैरह यूज़ होते हैं, व्हील चेयर जो यूज़ होती है, वो पेशेंट एक तो पेशेंट में क्या होगा, सेल्फ इस्टीम बढ़ेगी, ठीक है, पेशेंट के अंदर खुद इत्मीनान में थोड़ा इजाफा होगा, ठीक है। उसके अलावा पेशेंट अपनी केयर खुद कर सकेगा, ठीक है। वो उससे जो पेशेंट की जो लाइफ है थोड़ी बेटर हो जाएगी। फॉर्म फिटिंग रिमूवेबल लेग ब्रेसेस, ठीक है, इसमें क्या है कि रिमूवेबल लेग ब्रेसेस लगाएंगे दैट होल्ड द एंकल इन प्लेस ड्यूरिंग स्लीप कैन डिफर द ऑनसेट ऑफ कॉन्ट्रैक्चर। इसमें क्या है कि रिमूवेबल फिटिंग ब्रेस लगाएंगे, उससे क्या होगा, जो एंकल है जो कि अपनी जगह पे यानी कि नॉर्मली नहीं रहता, उसको अपनी जगह पे रखने के लिए उस ब्रेस को हम लगाएंगे। उससे क्या होगा, कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होंगे, मसल कॉन्ट्रैक्चर डेवलप नहीं होंगे, ठीक है। अप्रोप्रिएट रिस्पिरेटरी सपोर्ट एज द डिजीज प्रोग्रेस इज इम्पोर्टेंट। इसमें क्या है कि रिस्पिरेटरी सपोर्ट देंगे, पेशेंट का जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर नज़र रखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसको भी कुछ मसल्स हैं जो कि मेंटेन रखे हुए हैं, ठीक है, जैसे कि डायफ्राम है, इंटरकोस्टल मसल्स हैं, ठीक है, रिस्पिरेटरी मसल्स जो हैं। अगर ये वाली जो प्रॉब्लम है उन मसल्स तक पहुंच जाएगी तो पेशेंट रिस्पिरेटरी फेलियर हो सकता है। रिस्पिरेटरी फेलियर की वजह से आपको पता है कि डेथ हो सकती है, इसलिए जो पेशेंट का रिस्पिरेटरी सिस्टम है उसके ऊपर भी नज़र रखनी पड़ती है। कार्डिक प्रॉब्लम में रिक्वायर अ पेसमेकर। अगर पेशेंट में कार्डिक प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो उसमें पेशेंट के लिए पेसमेकर की ज़रूरत पड़ सकती है, ठीक है। वो डिपेंड करेगा उसकी सिचुएशन के ऊपर। अगर ज़रूरत होगी तो पेसमेकर लगाएंगे, अदरवाइज नो नीड। इज दैट क्लियर? Yes, sir. सर्जिकल ट्रीटमेंट, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में सर्जिकल ट्रीटमेंट में क्या करते हैं, पीपल विद मस्कुलर डिस्ट्रॉफी में डेवलप स्कोलियोसिस। इसमें पेशेंट क्योंकि मसल्स जो हैं वो अपनी स्ट्रेंथ को बरकरार नहीं रख सकते, तो जो हमारा स्पाइन है वो एक साइड की तरफ फिर झुक जाता है, उसको बोलते हैं स्कोलियोसिस। इसको ऐसे आपने याद रखना है, साइड वाइज कर्वेचर जब होगा ना, साइड वाइज कर्वेचर,
उसको स्कोलियोसिस बोलते हैं। अगर फॉरवर्ड बेंड होगा पेशेंट, उसको काइफोसिस बोलते हैं। इसमें पेशेंट में स्कोलियोसिस डेवलप हो सकता है, अ कंडीशन दैट कॉजेज द स्पाइन टू कर्व इन एन अबनॉर्मल वे एंड मे लीड टू डिसेबिलिटी। स्कोलियोसिस कैन अफेक्ट बोथ चिल्ड्रन एंड गर्ल्स। जो स्कोलियोसिस है ये बच्चों में और बड़ों में, दोनों में हो सकता है। मोस्टली क्या होता है कि काइफोसिस और स्कोलियोसिस दोनों इकट्ठे होते हैं, मोस्ट प्रोबेबली, ठीक है, लेकिन दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। Spinal fusion surgery is an effective way to strengthen and stabilize the bone of the spine. इसमें स्पाइन सर्जरी, स्पाइन फ्यूजन सर्जरी करेंगे ताकि उसके जो स्पाइन है उसको स्ट्रेट करके उसको स्टेबलाइज किया जा सके। स्ट्रेटनिंग द स्पाइन आल्सो हेल्प टू प्रिजर्व द लंग फंक्शन, क्योंकि जिस वक्त पेशेंट की साइड वाइज कर्वेचर होगा तो उसकी वजह से उसका कम से कम एक लंग जो होगा वो कोलैप्स कर जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको एक्सपैंड होने के लिए जगह नहीं मिलेगी। जब हम स्पाइन को स्ट्रेट करेंगे, उस स्पाइन को सीधा करेंगे, तो दोनों जो लंग्स होंगे वो एक्सपैंड हो सकेंगे। जब दोनों लंग एक्सपैंड हो सकेंगे तो पेशेंट का जो रिस्पिरेशन है वो इम्प्रूव होगी। ये देखें, ये पेशेंट का ऐसे था स्कोलियोसिस, यहाँ से स्टार्ट हुआ, इस तरफ को आया, यहाँ से ऐसे, ठीक है। इसमें क्या हुआ है कि ये लंग तो ठीक है, सही है, ये लंग ठीक है, लेकिन ये वाला जो लंग है यहाँ तक ये बिल्कुल कोलैप्स हुआ पड़ा है, ठीक है। नॉर्मली इसे इस जगह तक होना चाहिए था, इस लंग के बराबर में, लेकिन साइड वाइज कर्वेचर की वजह से कंप्रेस हुआ है। कंप्रेस होने की वजह से ये वाला जो लंग है वो कोलैप्स कर गया है। इसमें क्या किया है कि जो उसकी स्पाइन थी उसको स्ट्रेट किया गया। जिस वक्त उसको स्ट्रेट किया गया, जो लंग है वो दोबारा री इन्फ्लेम्ड हो गया, ठीक है। उसमें वो दोबारा इन्फ्लेम हो गया, वो दोबारा अपने नॉर्मल फंक्शन करना स्टार्ट कर दिया उसने। लेकिन ये एक प्रॉपर टाइम के अंदर अंदर ये काम करना चाहिए, अदरवाइज फिर इसका फ़ायदा नहीं होता। अच्छा, टेंडन रिलीज सर्जरी, व्हेन मसल एंड टेंडन हार्डन, जिस वक्त मसल या टेंडन जो होगा वो हार्ड हो जाएगा, शॉर्टन एंड कॉन्ट्रैक्ट, they can make joint rigid and affect their growth and movement। अगर मसल या टेंडन शॉर्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो उसकी वजह से क्या होगा, ये जॉइंट को रिजिड बना देंगे, ठीक है। और उसके अलावा जो पेशेंट है उसकी ग्रोथ और उसकी मूवमेंट के ऊपर ये इफेक्ट करेंगे, यानी कि उस लेंथ वाइज उसकी ग्रोथ को भी इफेक्ट करेंगे और पेशेंट उस जॉइंट की मूवमेंट को भी इफेक्ट करेंगे। सॉफ्ट टिश्यू रिलीज सर्जरी इन्वॉल्व्स मेकिंग एन इंसिजन इन द अफेक्टेड मसल। इसमें क्या होगा कि अफेक्टेड मसल्स में इंसिजन देंगे, टेंडन्स और लिगामेंट, या अगर टेंडन स्टिफ हुई है तो टेंडन, अगर लिगामेंट है तो लिगामेंट, टू रिलीज देम फ्रॉम द जॉइंट। इसलिए काम करेंगे ताकि उसको जॉइंट से रिलीज करें, ठीक है। अलाउइंग पीपल विद मस्कुलर डिस्ट्रोफी टू मूव मोर फ्रीली एंड कंफर्टेबली, ताकि जो मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले पेशेंट हैं, जो टेंडन या मसल जो स्टिफ हुआ है, ठीक है, या लिगामेंट जो स्टिफ हुआ है, जब उसको कट करेंगे तो वो पेशेंट जो होगा वो उसको कंफर्टेबली मूव कर सकेगा। दिस सर्जरी इज ऑफन परफॉर्म्ड इन चिल्ड्रन ऑन द एक्लिस टेंडन। ये बच्चों में मोस्टली ये वाली जो सर्जरी है एक्लिस टेंडन के ऊपर परफॉर्म की जाती है। This tendon is made of thick, inflexible fibers, which sometimes need to be cut to allow for a thorough repositioning of the foot। इसको, ये वाली जो एक्लिस टेंडन है ये इनफ्लेक्सिबल फाइबर से मिलकर बनी होती है। इसको अगर ये स्टिफ हो जाए, ठीक है, और इसकी वजह से ग्रोथ पे भी इफेक्ट हो रहा हो, तो उस वक्त इसको कट किया जाता है, ठीक है, और इसकी रीपोजिशनिंग की जाती है और फुट की रीपोजिशनिंग की जाती है। चाइल्ड वियर्स अ कास्ट फॉर 3 वीक्स। चाइल्ड को एक कास्ट यानी कि एक ब्रेस दिया जाता है, ठीक है, जिसको वो 3 वीक तक वो पहनता है। पेशेंट के फीट के ऊपर वो कास्ट लगा दी जाती है, ठीक है। 3 वीक के बाद उसको रिमूव किया जाता है। ड्यूरिंग दिस टाइम द एक्लिस टेंडन रीग्रोज टू अ लॉन्गर लेंथ। इस ड्यूरेशन के दरमियान जो टेंडन होती है वो रीग्रो हो जाती है, ठीक है, वो दोबारा ग्रो करके उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ड्यू टू द पोजिशनिंग ऑफ द कास्ट, ये क्यों होगा, कास्ट की पोजिशनिंग हम इस तरह सेट करते हैं ताकि वो टेंडन दोबारा रीग्रो होकर उसकी जो लेंथ होगी उसमें इजाफा हो जाए, ठीक है। वो रिजिडिटी को हमने इसमें ख़त्म किया है। इज दैट क्लियर? इसको बोलते हैं टेंडन रिलीज सर्जरी।
समझ आई है? जी सर। Yes, sir. ये देखें, लेंथन टेंडन रिपेयर विद सुचर एंड ऑटोग्राफ्ट। इसमें हम ऑटोग्राफ्ट यानी कि पेशेंट की बॉडी से ही एक ग्राफ्ट लेंगे किसी और जगह से टेंडन से, उसको इनके दरमियान में सुचर कर देंगे। इससे क्या होगा कि उसकी टेंडन की लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ये देखिए, बिफोर ये कॉन्ट्रैक्चर बन गया था, टेंडन जो थी वो स्टिफ हो गई थी, हार्ड हो गई थी, ठीक है। उसको कट करने के बाद जो फीड था उसकी रीपोजिशनिंग की, रीपोजिशनिंग करने के बाद उसको जब हमने कास्ट लगा दी, कास्ट लगाने के बाद पहले और बाद में आप लोग डिफरेंस देख सकते हैं। इज दैट क्लियर? यस सर। इसको क्यों करना है, ये वाली रीज़न है कि वो इतनी स्टिफ हो जाती है कि उसकी वजह से जो फिट की पोजीशन है वो अब नॉर्मल हो जाएगी, जिसको हम दोबारा रिलीज़ करवाएंगे और जो फिट है वो अपनी नॉर्मल पोजीशन पे आएगी। अब टिल नाउ अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो